तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जियोन के हाथ वहां पर शामन की 2 बुक्स लग जाती है, तो वो उन बुक्स को खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। तो गोचान उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा है। तो जियोन उससे पूछता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। तो गोचान कहता है कि अब मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि आप इन बुक्स का करेंगे क्या, जो तो शामन की बुक्स हैं और आपके किसी काम की नहीं है। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए इनको पढ़ना चाहता हूँ ताकि मेरी यहाँ पर नॉलेज बढ़ सके। और साथ उसे कहता है कि तुम्हें विंडो के बाहर वो चीज दिखाई दे रही है। तो वो बाहर की तरफ जाकर देखता है, वहां पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो हमारा जियोन कहता है मुझे लगा था कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बाहर वहां पर इवल मॉन्क खड़ा होता है, तो वो उसे दिखाई नहीं दे रहा होता। तुम्हारा जियोन कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इन बुक्स को पढ़ना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि यंग मास्टर मुझे यहाँ पर आपकी किसी बात की समझ नहीं आ रही। और इसी के साथ उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। लेडी सियोक बाहर वहां पर चिल्ला रही होती है और वो अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। जैसे वो लोग वहां पर अंदर आते हैं तो लेडी सियोक के साथ उसके 2 गार्ड्स भी होते हैं, एक लड़की जो कि उसकी मेड होती है और साथ में उसके साथ एक बॉडी गार्ड होता है। तो लेडी सियोक वहां पर आने के बाद कहती है कि मुझे यहाँ पर तुमसे बात करनी है। तो जियोन कहता है हाँ क्यों नहीं मैडम, हम लोग बात कर सकते हैं। तो वहां पर आने के बाद जैसे वहां पर उसे कहते हैं कि मैं तुमसे बात करनी होगी, तो इसी के साथ ही दिखाता है कि गोचान सबसे पहले उसे ग्रीट करता है और साथ ही उसका नाम पुकारता है, जिसकी वजह से वह जियोन को समझ आ जाती है कि यही यहाँ की फर्स्ट लेडी है, यानी कि लेडी सियोक यही है, जो कि काफी ज्यादा कमीनी है। सियोक क्लैन के बारे में कहा जाता है कि सियोक क्लैन एक मार्शल आर्ट्स का क्लैन है और वहां पर सभी लोग मार्शल आर्ट्स को सीखते हैं और लेडी सियोक की मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा बेहतर है। और देखा जाए तो इसकी कल्टीवेशन लेवल जो है वो इस वक्त गार्ड कैंप के कल्टीवेशन लेवल के बराबर हो सकती है। दोनों इस वक्त फर्स्ट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं। इसी वजह से मैं अगर जहां पर इसे चाहूंगी तब इसे फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं फिलहाल के लिए मास्टर कैंप को नहीं हरा सकता तो मैं इसको भी नहीं हरा सकता। तो मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए इससे रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ जियोन उसे वहां पर ग्रीट करता है, बड़ी अच्छे तरीके से ग्रीट करता है और उसे कहता है मैं जहां पर इस कंडीशन में आपके सामने अपना सर तो नहीं झुका सकता, ना ही खड़ा हो सकता हूं, तो प्लीज मुझे माफ करिएगा क्योंकि मेरे टांग के ऊपर चोट लगी हुई है। तो गोचान वहां पर सोच रहा था कि इस लड़के ने जहां पर बड़ी तमीज के साथ लेडी सियोक से बात किया, मुझे लगता है कि यहाँ पर बात बन जाएगी, शायद लेडी सियोक को इसके ऊपर विश्वास हो जाए कि शामन ने ये सब कुछ किया है। और इसी के साथ ही लेडी सियोक उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी ग्रीटिंग्स को लेने के लिए आई हूँ। जियोन कहता है कि सॉरी, इस बात का क्या मतलब था। और इसी के साथ ही लेडी सियोक आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद वो अपना हाथ जो होता है जहां पर उसका जख्म होता है वहां पर उसके अंदर दंसा देती है, वहां पर उसके जख्म के ऊपर उसको रगड़ना शुरू करती है ताकि उसके अंदर से और ज्यादा ब्लड निकले। तो वो उसे कहती है कि अच्छा तो यहाँ पर से तो नीचे से ब्लड निकल रहा है, मुझे तो लगा था कि शायद तुमने वैसी पट्टी लपेटी हुई है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें वाकई में यहाँ पर चोट लगी है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि बाकी सभी की तरह मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई देती हूँ जो मैं इस बात के ऊपर यकीन कर लूंगी कि तुम यहाँ पर एक चोट लगवा ली, वो भी शामन के हाथों से। मुझे लगता है कि तुमने खुद यहाँ पर अपनी तलवार के साथ अपनी टांग को जख्मी किया है ताकि तुम ये सब कुछ सभी को सच दिखा सको। लेकिन तुमने यहाँ पर एक चीज को मिस कर दिया, वो शामन जो था उस शामन को मैंने यहाँ पर पर्सनली हायर किया था। और शामन के बारे में मैं ये बात तो जानती हूँ कि शामन अपने रिचुअल्स के दौरान कभी भी यहाँ पर इवल स्पिरिट्स के हाथों पोजेस नहीं होते। इसका मतलब यह है कि मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, लेकिन वो सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। इसी के साथ ही वो जियोन के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम कीड़े कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इन बातों के ऊपर यकीन कर लूंगी। और जियोन बेचारा उड़ता हुआ बिस्तर से भी नीचे जाकर दीवार के साथ पटकता है और वहां पर उसके गिरने के बाद लेडी सियोक उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर दोबारा अपने आप को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगी, मैं एक ही बार पूछूंगी कि क्या तुमने वहां पर कुछ सुना था या फिर तुमने कुछ देखा था, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ पता है कि मैनर मास्टर ने वहां पर क्या कहा। तुम्हारा जियोन जो था वहां पर नीचे गिरने के बाद साथ ही डेविल स्माइल देना शुरू कर देता है, फिर साथ ही वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तुम्हारा जियोन वहां पर पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहा होता है। तो ये देखने के बाद लेडी सियोक कहती है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, चोट तो तुम्हारी टांग के ऊपर लगी है लेकिन तुम यहाँ पर पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो। तुम्हारा जियोन हंसते हंसते वहां पर शांत हो जाता है, फिर साथ ही कहता है कि डिमोनिक मॉन्क जाओ मार डालो। और इसी के साथ उसका डिमन मॉन्क जो होता है वो खिड़की से अंदर आता है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, वो लेडी सियोक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लेडी सियोक की बॉडी के वो आर पार हो जाता है, लेकिन लेडी सियोक को वो टच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पीछे जाकर वो उसकी मेड को उठा लेता है। तो इस बात से लेडी सियोक भी काफी ज्यादा घबरा जाती है कि अभी अभी उसके पास से क्या गुजर कर गया, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि इवल मॉन्क जो होता है वो जाकर उसकी नौकरानी को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। ये देखने के बाद लेडी सियोक कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि इसी फिनोमिना की वजह से इसने यहाँ पर उस शामन को भी मारा होगा, क्योंकि शामन की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसी मेरी नौकरानी की हो रही है। जियोन इसी के साथ आगे बढ़ता लेडी सियोक के कान में जाकर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर पैट्रियार्च की सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल को ढूंढना चाहती हो, अगर तुम्हें वो दोनों चाहिए तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ जरा तमीज से बात करनी चाहिए। और इसी के साथ उसका गार्ड भी वहां पर उस नौकरानी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो नौकरानी बहुत ही बुरी हालत में होती है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ निगोशिएट करना चाहिए, ना कि यहाँ पर आकर अग्रेसिव तरीके से मेरे पर अटैक करना चाहिए। और अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ इसी तरह बर्ताव करती रही तो मुझे लगता है कि मुझे सीक्रेट मैनुअल की डील के सीओर के साथ जाकर
करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे सेकंड यंग मास्टर के पास जाना चाहिए या फिर फोर्थ यंग मास्टर, वो भी काफी ज्यादा बेहतर है। अगर मैं जाकर वो मैनुअल उसे दे देता हूं तो फिर बताओ कि यहाँ पर क्या होगा। जबकि तुम यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट कर रही हो, तो मुझे लगता है कि मुझे सेकंड यंग मास्टर को जाकर वो सीक्रेट मैनुअल दे देना चाहिए और उसके बाद सेकंड ब्रदर जो है वो यहाँ का नया पैट्रियार्च बन जाएगा और तुम्हारे बेटे को मरवा देगा। तो ये बात सुनने के बाद लेडी सियोक जो होती है वहीं पर खामोश हो जाती है, क्योंकि जब वहां पर हमारा जियोन उसे फोर्थ यंग मास्टर का कहता है कि उसके टैलेंट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और उसका बाप उसे यहाँ पर पैट्रियार्च भी बनवाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये वाला जो सीक्रेट मैनुअल है उसे मिलना चाहिए। लेडी सियोक को उसकी बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी के साथ ही लेडी सियोक जो होती है उसी के साथ उसके सामने घुटने टेक देती है और कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर हार मानती हूँ। जबकि हमारा जियोन उसे कहता है कि आज बाहर काफी ज्यादा ठंड है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने और अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर रूम से बाहर निकल आता है। लेडी सियोक जो होती है वहां पर से वापस अपने रूम में आती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो अपनी घर की चीजें उठा कर पटक रही होती है और गुस्से के साथ कहती है कि वो कमीना मेरे साथ इस तरह से बात कैसे कर सकता है। पहले जब भी कभी मैं उसके साथ बात करने के लिए जाती थी वो हमेशा मुझसे डरा रहता था। जब भी मैं गुस्से के साथ उससे बात करती थी उसी वक्त वो एक भीगी बिल्ली बन जाता था और मुझे लगा था कि अगर मैं जाकर उसके ऊपर प्रेशर डालूंगी तो वो सारे का सारा सच उगल देगा। लेकिन आज उसकी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मॉ ग्योंगवून है ही नहीं, जैसे कि वो कोई और बंदा हो जो कि उसकी बॉडी के अंदर आकर घुस गया हो। मैडम गुस्से के साथ कहती है कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की मैनर मास्टर की सील और सीक्रेट मैनुअल को हासिल करने के लिए, मैं यहाँ पर अपनी मेहनत का फ्रूट किसी और को खाने कैसे दे सकती हूँ। तो उसका गार्ड उसे कहता है कि मैं अभी जाता हूँ वहां पर जाकर थर्ड यंग मास्टर को मार डालता हूँ, मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। तो मैडम उसे कहती है नहीं, उसे जान से नहीं मार सकते, क्योंकि अगर उसने सीक्रेट मैनुअल किसी और को दे दिया तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो गार्ड उसे कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। मैडम सियोक उसे कहते हैं कि अब जबकि उस लड़के ने यहाँ पर सबकी शुरुआत कर ही दिया है तो फिर ठीक है, इसका अंत तो मैं ही यहाँ पर करने वाली हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ जाकर फीनिक्स पवेलियन के लोगों को शामन म्योशिन के बारे में बताओ कि म्योशिन यहाँ पर आकर मर गया है और उसे यह भी बताना है कि उसे किसने मारा है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि आप वाकई में चाहते हैं कि मैं फीनिक्स पवेलियन के लोगों को इस बारे में बताऊं। तो फीनिक्स पवेलियन के बारे में बताया जाता है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर शामन रहते हैं। शामन्स की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है और म्योशिन जो शामन जहां पर आया था वो वहीं का एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर था। इसी वजह से अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर को मारा गया है तो वो लोग यहाँ पर उसका बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। लेडी सियोक कहती है कि एक बार यहाँ पर फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पता चल गया कि तुमने उनके एक शामन को मार दिया है तो वो लोग यहाँ पर तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, चाहे कहीं से भी वो तुम्हें ढूंढ कर जरूर मार डालेंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मेडिसिनल हॉल का ही दिखाया जाता है जहां पर हमारा जियोन अपने रूम के अंदर रेस्ट कर रहा होता है। उसे वहां पर एक रूम दिया गया होता है और वहां पर वो बुक्स को पढ़ रहा होता है जो बुक्स वहां पर उसे शामन के पास से मिली थी। तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर इवल स्पिरिट किसे कहते हैं। जब एक इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो स्पिरिट होती है अगर उसके अंदर रिजेंटमेंट हो यानी गुस्सा हो या फिर उसके अंदर कोई ग्रज हो तो वो यहाँ पर इवल स्पिरिट बन जाती है। इवल स्पिरिट की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी सारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। उनमें से सबसे पहली स्पिरिट होती है वो रेड स्पिरिट होती है। रेड स्पिरिट जो कि अपने आप को दूसरी चीजों के साथ जोड़कर रखती है, किसी डेड बॉडी के साथ या फिर जिंदा इंसान के साथ जोड़कर नहीं रख सकती और वो इतनी खतरनाक नहीं होती। ऑरेंज स्पिरिट्स जो होती है ये थोड़ी खतरनाक होती है जो कि इंसान को पोजेस कर लेती है और उनके पास से तरह तरह के काम करवाती हैं। जबकि येलो स्पिरिट जो होती है वो इंसान की बॉडी से अलग हो सकती है और ये अपना एक रूप ले सकती है और किसी को भी जान से भी मार सकती है। हमारा जॉन इसी के साथ ही अपने डिमोनिक मॉन्क को वहां पर बुलाता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है कि इसकी आंखों के अंदर से येलो कलर निकल रहा है। मुझे लगता है कि ये एक येलो स्पिरिट है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर इसके बारे में पता चल गया कि ये एक येलो स्पिरिट है। जॉन जो होता है अपने डीमन मॉन्क को वहां पर यूज कर रहा होता है, अंडरग्राउंड में भेज रहा होता है क्योंकि वो किसी भी जगह के अंदर आ जा सकती है तो उसे भेजा होता है ताकि अंडरग्राउंड में देख कर आए कि वहां पर दरवाजा कहां पर और कैसे ओपन होगा ताकि वो अंडरग्राउंड में जाकर पैट्रियार्च की सील और सीक्रेट मैनुअल ले सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जॉन यहाँ पर से पैट्रियार्च की सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल ले पाएगा और क्या लेडी सियोक यहाँ पर उसे इतनी आसानी से छोड़ देगी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग ट्रू डीमन के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वो डीमन मॉन्क के बारे में वहां पर एक बुक पढ़ रहा था जिसमें उसे पता चलता है कि 3 तरह की स्पिरिट्स होती हैं और उनमें से कौन सी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। और इसी के साथ ही वो अपनी मॉन्क को वहां पर नीचे भेजा होता है जिससे उसे एंट्रेंस का पता चल सके क्योंकि वहां पर नीचे अंडरग्राउंड जाने का रास्ता उसे पता नहीं होता। तो फिर साथ उसे पता चलता है कि यहीं पर एक राज को ओपन करने की वजह से नीचे का डोर जो है ओपन हो जाएगा। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्पिरिट को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। ये वैसे तो काफी ज्यादा काम किया लेकिन फिलहाल के लिए इसने लेडी सियोक के ऊपर काम नहीं किया था जिसकी वजह से ये काफी बड़ी टेंशन की बात है। अगर ये इवल मॉन्क जो है ये यहाँ पर लेडी सियोक को नहीं मार सकता इसका मतलब यह ये गार्ड कैम्प को भी नहीं मार सकता और अगर मैं गार्ड कैम्प को नहीं मार सकता तो फिर मैं यहाँ पर काफी बड़े में खतरे में हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? मुझे लगता है कि उन दोनों की मार्शल आर्ट्स हायर है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर गोचान के ऊपर इवल मॉन्क को यूज किया था तो डीमन मॉन्क जो था गोचान के ऊपर सही से काम कर रहा था, उसने उसको बड़ी आसानी के साथ जकड़ लिया था और उसे मार
मारने वाला था। वो लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्पिरिट को यानी अपने डीमन मॉन्क को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की जरूरत है। और इसी के साथ ही जब वो अगले पेज को खुलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की स्पिरिट होती है। तो जो स्पिरिट ग्रीन कलर की होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी मार्शल आर्टिस्ट को बड़ी आसानी से मार सकती है। ये पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि अब मुझे यहाँ पर एक ग्रीन कलर की स्पिरिट की जरूरत है। और साथ ही वो बुक को बंद करता है और कहता है कि चलो फिलहाल के लिए यहाँ पर अंडरग्राउंड में चलते हैं, क्योंकि उसने दरवाजा ओपन कर लिया होता है। तो वो वहां पर एक लालटेन पकड़ता है और वहीं पर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ जाता है और कहता है कि सबसे पहले जाकर पैट्रियार्च की सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल ढूंढते हैं। तो सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे की तरफ जा रहा था। तो वो जो चैम्बर होता है वो काफी ज्यादा गहराई में बनाया गया होता है, वहां पर काफी सारी सीढ़ियां होती हैं, वहीं पर उसे भी अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो कहता है कि पता नहीं कौन जहां पर इतनी गहराई में खुदाई करता रहा और जाकर इतनी सीढ़ियां बनाई है, जो कि इतनी ज्यादा गहराई में अंडरग्राउंड टनल बनाने की क्या जरूरत थी। मुझे लगता है कि वो सीक्रेट मैनुअल जो कुछ ज्यादा ही खास होगा, जिसकी वजह से सभी लोग उसके पीछे लगे हुए हैं और इसी वजह से इनके मैनर मास्टर ने भी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद कुछ यहाँ पर इस जगह के ऊपर छपाया हुआ है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर खोने को कुछ भी नहीं है और अगर मुझे यहाँ पर वो मिल जाए तो मुझे फायदा ही हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि उस सीक्रेट मैनुअल के अंदर ऐसा क्या है जो कि मेरे काम आ सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए मेरा डीमन मॉन्क जो है वो भी गार्ड कैंप के ऊपर काम नहीं करेगा। तो फिर मुझे यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल की जरूरत पड़ेगी, मुझे कुछ मार्शल आर्ट्स की टेक्निक की जरूरत है। फिर साथ उसके सामने वहां पर एक गेट अपीयर होता है। तो हमारा जो जियोन होता है वो जाकर उस दरवाजे को खोलता है और अंदर आ जाता है। जैसे वो अंदर आता है वहां पर उसके सामने 4 दरवाजे होते हैं। तो वो कहता है कि जहां पर उनकी मेमोरीज के मुताबिक उस इविल स्पिरिट ने जो बताया था कि वहां पर चौथे दरवाजे के पीछे वो सीक्रेट मैनुअल सील पड़ी हुई है, तो मुझे चौथे दरवाजे के अंदर ही जाना होगा, बाकी के दरवाजों के अंदर नहीं जाते। और इसी के साथ ही वो डायरेक्टली 4th डोर को ओपन करता है और उसके अंदर जाता है। तो वो बिल्कुल एक एम्प्टी स्पेस होती है, वहां पर एक बड़ा सा मेन हॉल होता है। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल खाली है। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसका पांव जो होता है वो एक टाइल के ऊपर पड़ता है जो कि दब जाती है, वो एक ट्रैप टाइल होती है। और इसी के साथ ही ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर जो होता है उसके ऊपर गिरता है। तुम्हारा जोन जल्दी से जंप करते ऊपर की तरफ जंप करता है ताकि उस पत्थर के ऊपर गिरने से अपने आप को बचा सके। और वो कहता है यहाँ पर तो ट्रैप्स लगे हुए हैं। और जैसे वो साइड के ऊपर जंप करके हटता है ताकि वो नीचे लैंड कर सके, इसी के साथ ही साइड के ऊपर से कुछ एरोज निकलते हैं और उसके ऊपर शूट होते हैं। तो वो उन एरोज से अपने आप को बचाता है, लेकिन वहां पर काफी सारे एरोज होते हैं। इसी के साथ उसके हाथ में जो लैंटर्न होती है उसी लैंटर्न की मदद से वहां पर उन एरोज को ब्लॉक कर रहा होता है। आखिरी वाला एरो जो होता है वो उसी लैंटर्न के अंदर आकर लगता है। फिर साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से एक बड़ी सी लकड़ी निकल आती है जो कि रस्सियों के साथ बंधी होती है। वो भी स्विंग करती हुई उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जंप करते हुए उसके ऊपर से आगे गुजर जाता है और कहता है लगता है कि सीक्रेट मैनुअल और सीक्रेट सील जो है बहुत ज्यादा खास है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी मेहनत की गई है कि यहाँ पर इतने सारे ट्रैप्स बिछाए गए हैं। तो मुझे यहाँ पर इन सभी ट्रैप्स को पार करना ही होगा ताकि मैं जाकर वहां पर से वो सीक्रेट चीज ले सकूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट मैनुअल के लिए सारी मेहनत की गई है, वहां पर कुछ और भी हो सकता है जो कि उससे भी ज्यादा खास हो सकता है। और वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं और बहुत सारी अच्छी अजीब और गरीब चीजें निकलती हैं जिनको वहां पर उसे अवॉइड करना पड़ता है। और हमारा जीवन उन सभी के सभी ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है और कहता है कि आज मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता, मैं सभी ट्रैप्स को पार करके वहां पर पहुंच कर रहूंगा। और फाइनली जो होता है उन सभी ट्रैप्स को अवॉइड करने के बाद जो बड़ा सा हाल होता है उसको पार करके दूसरी तरफ निकल आता है, जहां पर उसके सामने एक और दरवाजा होता है। और उसको पार करने के बाद जब वो अंदर आता है तो वहां पर ऐसे होता है जैसे कोई लिविंग एरिया होता है। तो उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि जहां पर अंडरग्राउंड के अंदर लगता है कोई यहाँ पर रहता भी था, क्योंकि इस जगह को बहुत ही खास बनाया गया है, बिल्कुल एक रूम की तरह, ऊपर से जिसको सजाया भी गया है। तो वहां पर सामने टेबल के ऊपर कुछ चीजें पड़ी होती है। तो वो कहता है कि जहां पर चीजों को देखकर लगता है कि कोई यहाँ पर रहता था। और साथ ही वहां पर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जो कि डायरेक्टली टेबल के ऊपर ही पड़ा होता है, यानी कि वो बिल्कुल सामने पड़ा होता है। तो जॉन कहता है कि अगर ये मैनुअल इतनी ज्यादा खास था तो फिर यहाँ पर इस टेबल के ऊपर क्या कर रहा है, और जाकर उस बॉक्स को ओपन करता है। जैसे वो उसके ढक्कन को हटाता है तो अंदर 2 बुक्स पड़ी होती है, एक का नाम एडमेंट रिजॉल्व होता है, दूसरे का नाम वुड हार्ट स्वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होता है। तो जब वो उन दोनों चीजों को देखता है तो कहता है ये तो वही सीक्रेट मैनुअल्स हैं, क्योंकि गोचान ने मुझे इनके बारे में बताया था। तो गोचान ने से बताया था सीक्रेट मैनुअल जो है वो 2 बुक्स हैं, एक बुक जहां पर तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कल्टीवेशन टेक्निक है और दूसरी स्वर्ड आर्ट है। वो दोनों ही हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स हैं जो कि जहां पर उसी बुक से ही सीखी जा सकती हैं। तो जियोन उन दोनों बुक्स को उठा लेता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि इन दोनों को मैं रख लेता हूं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन ये अजीब नहीं लगता कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही मैनुअल्स थे और दोनों मैनुअल जो थे इतनी बड़ी बिल्डिंग में रखे गए और ऊपर से इनकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हाई रखी गई है। मुझे लगता है कि जहां पर मैनुअल्स के अलावा कुछ और भी, और साइड के ऊपर उसे एक और बॉक्स दिखाई देता है। तो वो कहता है कि वहां पर वो बॉक्स क्या कर रहा है। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जहां पर इस बॉक्स को खींच कर जहां पर रखा गया है, क्योंकि वहां पर नीचे उस बॉक्स से खींचने के निशान होते हैं। तो वो कहता है लेकिन जहां पर इसे खींचकर क्यों रखा क्या होगा। इसी के साथ ही जियोन जाता है, जाकर इस बॉक्स को धक्का देकर साइड के ऊपर कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि इसके नीचे किसी चीज को छुपाया गया है। जैसे ही वो उस बॉक्स को यानी इस बड़े से बॉक्स को धक्का देकर साइड के ऊपर करता है तो वहां पर नीचे एक सीक्रेट डोर होता है, उसके
ऊपर तलिस्मन लगाकर उसको बंद किया गया होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो एक और सीक्रेट डोर है, मुझे लगा ही था। और इसी के साथ ही वो तलिस्मन को उखाड़ता है और उस दरवाजे को ओपन करता है। जैसे वो उसको ओपन करता है तो वो सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा होता है और उसके अंदर भी एक बॉक्स पड़ा होता है और उस बॉक्स के ऊपर भी तलिस्मन लगे होते हैं और उसको बंद किया गया होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो एक और छोटा बॉक्स पड़ा हुआ है, इस मिस्टीरियस बॉक्स के ऊपर भी चार्म्स लगे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि यही वो चीज है जिसको यहाँ पर असल में छुपाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑमनियस एनर्जी निकल रही है। और वो एक एक करके उसके ऊपर से तलिस्मन हटाना स्टार्ट करता है। जैसे वो उसके ऊपर से तलिस्मन हटाता है और उस बॉक्स को ओपन करता है, वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और उसकी लैंटर्न की लाइट जो होती है वहां पर मदम होना शुरू हो जाती है। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये अचानक से लैंटर्न को क्या हो गया, इसकी लाइट यहाँ पर अचानक से मदम और तेज कैसे हो रही है, फिर साथ ही वहीं पर बुझ जाती है। तो वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या अचानक से यहाँ पर अंधेरा हो गया, फिर साथ ही वहां पर बॉक्स को उसने ओपन कर दिया था। तो वो कहता है कि चलो इस बॉक्स के अंदर ही देख लेते हैं। तो उस बॉक्स के अंदर एक बुक पड़ी होती है, वो उस बुक को बाहर निकलता है, उसकी अपनी एक चमक होती है। उस बुक के ऊपर भी वहां पर एक चेन होती है जिसकी मदद से उसे वहां पर सील किया गया होता है। वो एक मॉन्क की सील होती है जिसके ऊपर हर दाने के ऊपर वहां पर तलिस्मन लिखे गए होते हैं। तो लेकिन उसकी जो बुक का कवर जो होता है, यानी उसका जो बैक कवर होता है, उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका टेक्सचर जो है ये बहुत ज्यादा अजीब सा, ऐसा लगता है जैसे ये किसी स्किन के साथ बनाई गई हो। लेकिन जैसे वो उसे गौर से देखता है उसे पता चलता है कि ये एक इंसान की स्किन के साथ बनाई गई है, एक इंसान के चेहरे की स्किन के साथ इस बुक के कवर को बनाया गया है। तो हमारा जीवन वहीं पर डेविल स्माइल देता है और कहता है कि अगर इस बुक के कवर को इंसान की स्किन से बनाया गया है तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा खास होने वाली है, ये बुक मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी। यहीं पर से बाहर का सीन दिखाते हैं, सेकंड पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहां पर सेकंड पैलेस मास्टर यानी सेकंड यंग मास्टर जो होता है वो अपने घर में जश्न मना रहा होता है। तो उसने बहुत सारे ढोल बजाने वाले लाए होते हैं और वहीं पर बहुत ज्यादा जश्न मनाया जा रहा था और साथ ही वो ड्रिंक पी रहा होता है, क्योंकि गार्ड कैंप जो होता है उसकी साइड के ऊपर आ गया होता है। उसने आकर उसे हाथ मिला लिया होता है, जिसकी वजह से सेकंड यंग मास्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर नया सक्सेसर चूज हो जाएगा, बहुत ही जल्दी यहाँ पर नया पैट्रियार्च बन जाएगा। वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर एंजॉय करो, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं तुम सभी लोगों का मैनर मास्टर बनने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो सीक्रेट स्किन वाली बुक जो है उसके अंदर से क्या निकलने वाला है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ट्रू डीमन के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेकंड यंग मास्टर जो होता है वो अपने पैलेस में जश्न मना रहा होता है, क्योंकि गार्ड कैम उसकी साइड के ऊपर आ गए होते हैं और उसे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो मैनर मास्टर बनने वाला है। तो सेकंड यंग मास्टर जो होता है वो गार्ड कैम से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी साइड के ऊपर आ गए हो। और साथ ही वहां पर वो गार्ड कैम से कहता है कि आओ ना यहाँ पर जरा आकर मेरे गले लगो। तो गार्ड कैम उसे कहता है कि सेकंड यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ, मैंने यहाँ पर वही फैसला किया जो बिल्कुल सही होने वाला था। और इसी साथ ही वो उसे कहता है कि प्लीज माफ करना कि मैंने यहाँ पर आपको इतना वेट करवाया। तो वो कहता है कोई बात नहीं गार्ड कैम, ये सारी की सारी पार्टी तुम्हारे लिए यहाँ पर रखी गई है, तुम भी यहाँ पर और हमारे साथ एंजॉय करो, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है मेरे साथ आने का। गार्ड कैम उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपने मुझे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ट्रीट किया और मुझे लगता है कि मैंने फैसला भी सही किया। और इसी के साथ ही सेकंड यंग मास्टर बाकी सभी लोगों से कहता है कि ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हो। और वो गार्ड कैम को अपने साथ लेकर वहां पर अंदर आता है। फिर साथ ही उसे कहता है अब मुझे ये बताओ कि थर्ड यंग मास्टर उसकी मार्शल आर्ट्स की एबिलिटीज क्या वाकई में वो चली गई हैं? तो गार्ड कैम उसे कहता है कि हाँ उसकी एबिलिटीज चली गई हैं, क्योंकि अंदर से वो सब कुछ जानता होता है। वो बिल्कुल भी ये नहीं बताना चाहता कि उसने यहाँ पर असली वाले थर्ड यंग मास्टर को मार दिया और इस वक्त जो बंदा यहाँ पर है वो फेक है, लेकिन उस फेक के पास कल्टिवेशन नहीं है, उसके पास कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स नहीं है। तो वो सोच रहा था कि मैंने इसे यहाँ पर सच बता दिया तो फिर यहाँ पर मेरी नौकरी जा सकती है या फिर मुझे जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की रक्षा करनी थी लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया। अब मुझे यहाँ पर फेक को बलि का बकरा चढ़ाना होगा और मैं यहाँ पर उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा कि उसके पास मार्शल आर्ट्स नहीं है और सेकंड यंग मास्टर से मरवा देगा और इसके तरह यहाँ पर ये मसला हल हो जाएगा और मैं बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। और गार्ड कैम उसे कहता है कि यंग मास्टर ये बात वाकई में सच है कि वो इस वक्त कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक यूज नहीं कर सकता, फिलहाल के लिए उसके पास कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है। सेकंड ब्रदर कहता है कि वो तो पहले बेवकूफ था और ऊपर से अब यहाँ पर उसके पास कोई भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी नहीं बची, उसकी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स उससे चली गई है। इसका मतलब यह है कि अब वो यहाँ पर सक्सेशन कंपटीशन से बाहर होने वाला है। तो पहले यहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर दोनों बाहर हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ हम दो लोग ही बचते हैं। तो इसी के साथ सेकंड यंग मास्टर जो होता है उसे कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम यहाँ पर मेरे पास आए और मेरे साथ आकर मेरे साथ मिलकर काम करने वाले हो, फ्यूचर भी हम दोनों का काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसी के साथ ही सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगे कि उसकी मार्शल आर्ट्स के साथ हुआ क्या, अचानक से उसकी मार्शल आर्ट्स कहाँ पर चली गई, क्योंकि वो भी यहाँ पर उसे बचपन में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है। तो गार्ड कैम आगे से खामोश होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आपको इस बारे में
में कुछ भी नहीं बता सकता। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं बताना चाहते तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर गलतियां होती है, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो वो भी मुझे बता सकते हो। तो गार्ड कैम उसे कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, मैं यहाँ पर इसको इस बारे में आपको नहीं बता सकता, और वैसे भी आप इस बारे में जानकर उसका आपका कोई फायदा भी नहीं होगा अगर आप इस बारे में जान भी जाते हैं। तो इसी के साथ सेकंड यंग मास्टर से कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पर भरोसा कर लेता हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर एक फार्मर असैसिन हो हमारे इनफेमस पैलेस के। तो ये बात सुनने के बाद गार्ड कैम को भी झटका लगता है क्योंकि उसके पास के बारे में यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता था कि असल में वो एक असैसिन रह चुका है। तो इस बात से वो काफी हैरान होता है और कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर मेरी बैकग्राउंड को चेक करवाया है। तो सेकंड यंग मास्टर कहता है कि गार्ड कैम क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा? तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारा एक सीक्रेट है और तुम यहाँ पर अपने सीक्रेट को अपने पास रख सकते हो, अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो, मैं दोनों सीक्रेट्स को संभाल कर रखूंगा। तो गार्ड कैम बेचारा आगे से फिर से वहीं पर खामोश हो जाता है। तो सेकंड यंग मास्टर से कहता है तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर से फिलहाल के लिए जा सकते हो, जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। और इसी के साथ ही गार्ड कैम जो होता है वहां पर से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो सेकंड यंग मास्टर अपने गार्ड से कहता है कि मुझे लगता है कि जो बंदा यहाँ पर कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के बारे में उसने ठीक ही कहा होगा कि उसकी मार्शल आर्ट चली गई है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। वो चो इलसैंग से कहता है कि जाओ जाकर तुम चेक करके आओ। तो वो से कहता है कि तुम्हें वहां पर जाना और जाकर चेक करके आना है कि क्या वाकई में वहां पर उसकी मार्शल आर्ट्स की सारी ट्रेनिंग चली गई है, क्या वो अभी मार्शल आर्ट्स को यूज कर सकता है या नहीं। तो लगता है कि तुम ये मिशन पूरा कर लोगे। तो चो इलसैंग उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ जाकर चेक करके आना है या फिर मुझे कुछ और भी करना है? तो सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि अब यहाँ पर मेरी बात को समझो ना, वहां पर जाने के बाद अगर तुम्हें पता चले कि उसकी मार्शल आर्ट चली गई है तो फिर जाकर उसका एक पांव या फिर उसका एक हाथ तोड़ देना, कम से कम उसे यहाँ पर सबक तो मिलना चाहिए। और इसी के साथ ही जो इलसैंग उसे कहता है जी मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से अंडरग्राउंड का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा जियोन जो होता है अपने हाथ में वो ह्यूमन स्किन वाली बुक पकड़कर खड़ा होता है और उस बुक को अपने हाथ में पकड़कर वो कहता है कि इस बुक को मैं यहाँ पर अपने हाथ में पकड़कर खड़ा हूं, मुझे काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ पर अपने हाथों के अंदर से पल्पिटेशन महसूस हो रही है, जैसे कि इसके अंदर कोई जिंदा चीज हो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज है जो कि मर रही है और वहां पर आखिरी सांसें ले रही है। इसी के साथ ही जियोन वहां पर और भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ही कमाल की चीज होने वाली है, जो भी निकलेगा वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्या मैं इस बुक को यहीं पर ओपन करूं? और वो उस बुक को वहां पर ओपन करना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर जो चेन लगी होती है वो उस चेन को फिलहाल के लिए ओपन नहीं कर सकता क्योंकि उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ने वाली है, बाय फोर्स उसको ओपन नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ ही उसका डीमन मॉन्क जो होता है वहां पर उसके सामने अपीयर होता है। डीमन मॉन्क जैसे वहां पर आता है और आकर उसे बताता है कि बाहर से कोई इस तरफ आ रहा है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि अब क्या हुआ, लगता है कि कोई यहाँ पर इसी तरफ आ रहा है तो मुझे जल्दी से जल्दी बाहर जाना होगा। लेकिन साथ ही वो डीमन मॉन्क की तरफ देख रहा है कि डीमन मॉन्क उस बुक को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उस बेचारे के पसीने छूट रहे होते हैं। तो हमारा जियोन कहता है कि अब इसको क्या हो गया, ये खुद यहाँ पर एक येलो कलर की स्पिरिट है, लेकिन ये यहाँ पर इस बुक को देखकर डर है, इसका मतलब यह है कि इस बुक के अंदर जो भी है वो येलो स्पिरिट से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे हाथ में यहाँ पर एक जैकपॉट लग गया है, अगर मैंने इसके अंदर छुपी हुई स्पिरिट को बाहर निकाल लिया तो फिर मेरे हाथ में एक बहुत ही पावरफुल वेपन आ जाएगा। तो जियोन उसको वापस उसी बॉक्स के अंदर रखता है और उस बॉक्स में तो उसको वहां पर से उठा लेता है और उसे अपने साथ लेकर वहां पर से बाहर आ जाता है और कहता है इसने यहाँ पर बताया कि बाहर कोई आ रहा है जो कि मेरे लिए ट्रबल काज कर सकता है, चलो देखते हैं कि यहाँ पर अब किसने किसको भेजा है, राहिर उसको मुझसे क्या चाहिए। और इसी के साथ ही वो वहां पर से बाहर निकल आता है। तो जब वो वहां पर से बाहर आ जाता है तो यहीं पर का सीन दिखाते हैं कि इलसैंग जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ उसके रूम की तरफ जा रहा होता है। तो वो एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है उनके रूम के बाहर, वहां पर देखता है कि गोचान वहां पर जो पहरा दे रहा होता है, लेकिन उस बेचारे को भी नींद आ रही होती है। तो वो कहता है कि गोचान यहाँ पर बाहर क्या कर रहा है, लगता है कि यंग मास्टर जो है वो अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसने गोचान को स्पेशली यहाँ पर पहरा देने की ड्यूटी दी है ताकि कोई भी अंदर आकर उसे डिस्टर्ब ना कर सके। इसी के साथ ही वो जंप करते हुए खिड़की के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और अंदर की तरफ देखता है। जैसे ही वो अंदर देखता है तो इसी के साथ उसे दिखाई देता है कि यंग मास्टर तो वहां पर सो रहा है। तो जॉन अपने बिस्तर के ऊपर सो रहा होता है। तो वो कहता है कि ये तो यहाँ पर सो रहा है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर अंदर कुछ ना कुछ कर रहा होगा, जिसकी वजह से गार्ड गोचान को इसने बाहर ड्यूटी पेपर लगाया हुआ है। इसके साथ ही वो आगे बढ़ता है, उसे टेबल के ऊपर पड़ी हुई एक बुक दिखाई देती है। तो वो कहता है कि ये क्या यहाँ पर एक बुक पड़ी हुई है, लेकिन जैसे वो उस बुक को उठाता है तो उसे झटका लगता है क्योंकि वो सीक्रेट मैनुअल में से एक बुक होती है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये बुक यहाँ पर क्या कर रही है, इस बुक को तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो वाकई में असली बुक है, इस लड़के के पास ये बुक आई कहां से। फिर साथ ही वो कहता है कि ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जबकि इसके पास बुक है तो फिर मैं इस बुक को उठा लेता हूँ, मैं सेकंड यंग मास्टर को जाकर ये बुक दूंगा, उनके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है और इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। एक बार ये बुक उनके पास चली गई तो उसके बाद हमारी जीत तो यहाँ पर पक्की है और हमारे सेकंड यंग मास्टर यहाँ पर सक्सेसर बनने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ से पीछे से बहुत ही ऑमिनियस एनर्जी महसूस होती है क्योंकि हमारा जियोन उठकर उसके पीछे खड़ा होता है और इसी के साथ ही वो उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसके सर को वहीं पर टेबल के ऊपर पटक कर मारता है। जैसे वो उसका सर वहां पर
टेबल के ऊपर भटकता है, उस बेचारे की नाक टूट जाती है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि अब बताओ तुम आधी रात के वक्त यहाँ पर मेरे बेडरूम के अंदर क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हें नींद तो नहीं आ रही क्या, तुम मेरे साथ सोने के लिए आए हो। जबकि जिलसैंग वहाँ पर सोच रहा होता है कि ये कमीना जी यहाँ पर नौटंकी कर रहा था, मुझे लगा कि ये वाकई में सो रहा है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसके सर को बार बार टेबल के ऊपर पटकता है और कहता है अब यहाँ पर तुमने मेरी नींद खराब कर ही दिया है, तो फिर मैं क्यों ना तुम्हें हमेशा के लिए नींद में सुला दूं। और इसी के साथ ही जब वो बार बार उसका सर वहां पर पटकता है तो इलसैंग कहता है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये तो क्या कर रहा है, ये मेरा सर वहां पर बार बार पटक रहा है। और उस बेचारे की नाक की हड्डी टूट जाती है और इसी के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो बेचारा उल्टा लटका होता है और हमारा जियोन उसके सामने बैठा होता है। तो उसको उसने उल्टा रस्सी के साथ लटका दिया होता है, ऊपर उसने बांधा होता है और वो बेचारा लटक कर वहां पर चिल्ला रहा होता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा जियोन अपने पास एक नाइफ निकालता और कहता है कि टॉर्चर करने का टाइम आ चुका है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने, अगर सवालों के जवाब दोगे तो जिंदा बचोगे, अगर नहीं दोगे तो मरोगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जियोन जहाँ पर किस हद तक इसको टॉर्चर करने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर टॉर्चर भी बहुत ही बुरा करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।